Alright, class 10, 9. Now we move on to the lecture 7 of French Revolution. So in this lecture we will discuss about the slavery. Before we go on, just look at the recap. In the last lecture we discussed about the uh, role of women in French society and how did they get vote, what happened to their situations, and what the measures taken by the different government. तो औरतों के बारे में हमने फ्रांस में पिछले लेक्चर में देखा था कि औरतों की सिचुएशन कैसी थी, कैसे उनको राइट टू वोट मिला था. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द स्लेवरी, गुलामी, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. तो जो गुलामी थी यहाँ पर ये एक बहुत ही घटिया, एक ऐसी वो कह सकते हो रिचुअल परंपरा थी, एक ऐसी ट्रेडिशन थी स्लेवरी की जो इंसान के लिए बिल्कुल सोच से भी परे है. अगर आप नरक का जीवन देखना चाहते हो धरती पर रियल में क्या होता है नरक, तो एक स्लेव की जिंदगी आप देख सकते थे. पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठती रही थी, बट कहीं पर भी स्लेवरी को एबोलिश यानी स्लेवरी को खत्म करने की बात नहीं हुई. लोग चाहते तो थे इसको खत्म किया जाए, लेकिन स्लेव्स के बिना काम भी नहीं चलता था. तो ये जो स्लेवरी थी ये चलती रही, और कब दी एंड हुई ये हम देखेंगे. तो बात करते हैं कैरेबिया की. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनी, ग्वादेलूप, सैन डोमिंगो were the important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coke. तो जो कैरेबियन आइलैंड रहे हैं अफ्रीका के, वहां पर खेती बहुत अच्छी होती थी. वहां पर आपको मिनरल्स और खेती दो चीजें बेस्ट मिलेंगी. दैट इज वाई यूरोपियन जो पावर थी उन्होंने अफ्रीका और एशिया पे कब्जा किया हुआ था. तो अफ्रीका में ये लोग अपने यहाँ पर प्लांटेशन करते थे टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफी वगैरह की, और वहां पर इनकी सप्लाई फिर पूरे वर्ल्ड में की जाती थी. तो ये जो कैरेबियन आइलैंड था यहाँ पर यूरोपियन जाना नहीं चाहते एज अ लेबर. आपको पता है प्लांटेशन में लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, सारा काम लेबर्स के थ्रू ही होता है. बट द रिलेक्टेंस ऑफ द यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. लेकिन प्लांटेशन में यूरोपियन जाना नहीं चाहते थे. क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि वहां पे काम करना होता था 16-17 घंटे लगातार. तो ये जो वर्किंग कंडीशन थी इंसानों के लिए नहीं थी. दैट इज व्हाई यूरोपियन पीपल वर नॉट रेडी टू गो देयर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम क्रिएटेड फॉर द प्लांटेशन ओनर, दैट दे नीड लेबर. फ्रॉम वेयर दे कैन अरेंज अ लेबर, क्योंकि लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा थी और प्लांटेशन ओनर के लिए लेबर को ढूंढना उस समय बिल्कुल डेडिकेट बन चुका था. तब यहाँ पर गुलामी आई. एंड दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. और इसने फिर जन्म दिया एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, एक ऐसा स्लेव ट्रेड जिसने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका इनको जोड़ा. तो अफ्रीका से क्या होता था, यहाँ से गुलाम जो थे वो खरीदे जाते थे, और अमेरिका के जो प्लांटेशन थे उनमें इनको बेचा जाता था, और यूरोप में इनको ट्रेड किया जाता था गुलाम. यानी इंसानों की खरीद फरोख्त, जैसे किसी आप सामान को खरीदते हैं, किसी को आप सामान को खरीदते बेचते. The slave trade began in 17th century in Europe, और जो ये स्लेव ट्रेड रहा इस 17th सेंचुरी में शुरू हुआ. फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ बर्दर्स, नैंथिस टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल chieftains. तो यहाँ पे जो फ्रेंच मर्चेंट होते थे, फ्रेंच व्यापारी होते थे, वो बर्डॉक्स, नैंथिस, ये वो पोर्ट्स थे जहां से गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था. 2 पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. तो यहाँ से इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी, और इस खरीद फरोख्त के कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापार होने लगा गुलामों का या इंसानों का.
Branded, shackled slaves were packed tightly into ship for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. उसके बाद की जो सिचुएशन है काफी खतरनाक है। अगर आप सुनेंगे ना, महसूस करेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे कहते हैं उसका। तो उसके बाद जब यहाँ पे इंसानों को खरीदा जाता था लोकल चीफ से, जो अफ्रीका के लोकल चीफ होते थे, क्योंकि अफ्रीका में गरीबी लोग जो थे वो पशुओं में डिपेंड थे, और यहाँ पर एक बीमारी आई थी जिसमें उनके कैटल्स को डिजीज के डेथ कर गए थे, तो वो बिल्कुल भुखमरी के हाल में थे, और उस भुखमरी के कारण वो अपने आप को बेच देते थे एज अ स्लेव, एक गुलाम के लिए, गुलाम के तौर पे। तो जब वो लोकल जो कबीले का उनका सरदार होता था, उनसे ऐसे गरीब लोगों को खरीदा जाता था एज अ स्लेव, एक गुलाम के तौर पे, उसके बाद उनको ब्रांड किया जाता था। ब्रांडेड का मतलब होता है उनकी बॉडी पे गर्म लोहे से निशान बनाया जाता था, ऐसा निशान जो हर गुलाम का अलग होता था, ताकि पहचाना जा सके कौन सा गुलाम किसने खरीदा। शैकल्ड, उसके बाद उनको बांध दिया जाता था। उसके बाद द स्लेव्स वर पैक टाइटली, पैक किया जाता था जैसे आप किसी सामान को पैक करते हैं डब्बे में भर के, वैसे उनको शिप्स में पैक करके रखा जाता था 3 महीने के लिए। 3 महीने आपको बांध दिया जाए खाने के नाम पे, जिंदा रहने लायक खाना मिले, और 3 महीने की लंबी यात्रा अटलांटिक से कैरेबियन आइलैंड तक। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है सिचुएशन। नरक में भी अगर आप सोचेंगे तो ये घटिया लाइफ आपको दिखाई नहीं देगी जो 3 महीने ये गुलाम जीते थे। तो बहुत सारे वहां पहुंचने से पहले ही मर चुके होते थे, बीमार हो चुके होते थे, तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक थी, भयानक। And there they were sold to plantation owner, और उसके बाद उनको फिर वहां पर जो प्लांटेशन के मालिक होते थे उनको बेच दिया जाता था। उसके बाद वो प्लांटेशन ओनर उनकी जिंदगी के मालिक होते थे। वो वहां पर फिर वो काम करते थे जो पशुओं के लिए होता है, 16-17 घंटे में खड़े रहकर काम करना, रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, जिंदगी बिल्कुल ऐसे हाल में आ जाती थी जो इंसान के लिए नहीं। That is why people all around the world were demanding abolition of slavery. So how this happened in France? Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly did not pass any law fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade. तो यहाँ पर शुरू से ही बातें उठती रही बैन करने के लिए, लेकिन नेशनल असेंबली जो आपने देखा था कि मेरे देश की आज़ादी की एक तैयारी कर रही थी, वो नेशनल असेंबली भी इन स्लेव ट्रेड को बंद नहीं कर सकती। नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर थे सारे रिच बिजनेसमैन थे, और उनका जो पैसा था, उनका जो कमाई थी, वो इन स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंड थी। दैट इज वाई इसके लिए यहाँ पर नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉज। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. And now again the French Revolution की एक इम्पोर्टेंट जो साल रहा 1793 से 94 का, जिसमें जैकोबिन की सरकार आई, उसने अगेन एक बहुत अच्छा काम किया था, स्लेवरी को हटा के तो फ्री कर दिया गया सारे गुलामों को, जो भी फ्रेंच की कॉलोनीज में थे, फ्रेंच के पोजेशन में जो भी देश थे, उसमें जो भी गुलाम थे। This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. और ये जो है एक बहुत ही छोटे टाइम तक का मेजर रहा, क्योंकि आपको पता है रोबेस्पियर को मार दिया गया था, उसके बाद रूल आया था नेपोलियन का। तो नेपोलियन ने 10 साल बाद इसको दोबारा शुरू कर दिया। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. और प्लांटेशन ओनर जो थे, ये उनके लिए कानूनी अधिकार बना दिया गया कि आप अफ्रीकन निग्रोज को गुलाम बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक फायदों के लिए। बट ये स्लेवरी जो है फाइनली अबोलिश 1848 में, और 1848 में गुलामों को आज़ादी मिली।
तो आप देख सकते हैं अमेरिका में जो भी ब्लैक पीपल दिखाई देते हैं वो एज अ स्लेव वहां पे गए थे। आज उन्हीं के बच्चे अमेरिका के सिटीजन माने जाते हैं। आज उनके पास उतने ही अधिकार है जितने किसी वाइट पीपल के पास है। बराक ओबामा एक ब्लैक प्रेसिडेंट भी रह चुका अमेरिका में। So one of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. तो जैकोबिन की सरकार हमेशा इस चीज के लिए जरूर जानी जाएगी कि इसने वो काम कर दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया था। Abolition of slavery. Revolution in everyday life. Now we talk about the revolution effect in everyday life. People, how did they deal with the revolution? How it affected their life and how they were suffering with the Louis XVI disease. The year following the revolution of 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. 1789 की जो क्रांति रही उसने आदमी, औरत और बच्चों के जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. Revolutionary government जो रही यहाँ पर उसने ऐसे लॉज पास किए जिसने लिबर्टी और इक्वालिटी की जो राइट्स थे वो हर दिन की जो आम जिंदगी थी उसमें लिबर्टी और इक्वालिटी दिखाई देने लगी थी, आजादी और समानता। ये आप देख सकते थे हर दिन की जिंदगी में। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. और सबसे इम्पोर्टेंट कानून जो था 1789 की इस बास्टील की स्टॉर्मिंग का, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो था सेंसरशिप से आजादी। तो सेंसरशिप क्या होता है? बोलने की पाबंदी पे, बोलने की आजादी पे पाबंदी। आप कुछ भी बोल ना सको, स्पेशली सरकार के खिलाफ, तो वो आपको पनिशमेंट दे दिया जाता है, आपको ऐसा करने से मना किया जाता है। तो ये था सेंसरशिप और इससे लोगों को छुटकारा मिला था 1789 के बाद। In the old regime, all written material, cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. पुराने समय में, पुराने टाइम में सारी जो रिटन बुक्स होती थी, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, जो भी प्ले होते थे, नाटक वगैरह होते थे, वो सारे राजाओं की मर्जी से चलते थे। जो चीजें राजाओं की बड़ाई करती थी, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखती थी, उसको ही दिखाने की अनुमति होती थी, परमिशन दी जाती थी। जो भी राजाओं के खिलाफ बात करता था, जो भी किसी बात राजा को पसंद नहीं आती थी, उसी चीज को सेंसर कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। Now the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression, duty and natural right. और अब Declaration of Rights of Man and Citizen के अंदर जो right to speech था वो नेचुरल बन चुका था। अब सभी को बोलने की आजादी थी, सभी को अपनी बात कहने की पूरी छूट थी। तो इसका असर पड़ा। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर flooded in the town of France, from where they traveled rapidly into the countryside. तो अखबार, पैम्फलेट, पर्चे, बुक्स, किताबें, प्रिंटेड पिक्चर्स, तस्वीरें छपने लगी और इन्होंने फ्रांस को पूरी तरह से भर दिया। गांव से लेकर शहर तक किताबें, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स सब भर चुकी थी। अब लोगों के पास अवेलेबल था रिटन मटेरियल, और ऐसा रिटन मटेरियल जो सरकार के खिलाफ भी बोल सकता था, लोगों की अच्छाई के बारे में बोल सकता था। They all described and discussed the event and changes taking place in France. इन सारी चीजों में बदलाव की बात की जाती थी, जिस बदलाव से फ्रांस गुजर रहा था। Freedom of press also meant that opposing views of event could be expressed. Freedom of press यानी अखबार, किताबें छापना, आजादी के साथ छापना, जो बात गलत है तो गलत है, सही है तो सही करके छापना। तो इसका मतलब था कि opposing view of event could be expressed, कि आप किसी की गलती भी, किसी के बारे में नेगेटिव भी बोल सकते हो अगर वो गलत है तो। क्रिटिसाइज करने का यहाँ पे फ्रीडम था। Plays, songs, festive procession attracted large numbers of people. और इस तरह से नाटक, गाने,
और जो त्योहारों पर प्रोसेशन किए जाते थे उन्होंने लार्ज नंबर को अट्रैक्ट किया। बहुत सारे लोगों तक ये चीजें आसानी से फैली। जैसे कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो 1000 शब्द जो बात नहीं कह सकते वो एक तस्वीर कह देते हैं। एक पूरी फिल्म एक पूरी जिंदगी को बता देती है। 100 सालों की घटना आप एक पल के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये उन लोगों तक भी पहुंच रहा था जो लोग अनपढ़ थे, जो पढ़ नहीं सकते थे। तो बच्चे, लेडीज, बड़े, सबके लिए अब हर चीज अवेलेबल थी। This was one way they could grasp an identity with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. तो जो अब तक सिर्फ गिने चुने पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते थे, अब वो आइडियाज, अब वो बातें फ्रांस के सारे लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे, और इसने फ्रांस को और ज्यादा तगड़ी तरह से जगा दिया। उन लोगों तक भी बात पहुंचाई गई जो अब तक इस रेवोल्यूशन से अनजान थे। स्पेशली बात करें तो गांव के, देहात के वो लोग जो बेचारे अनपढ़ थे, अपनी रोजी रोटी में ध्यान रखते थे। अब वो भी जानते थे फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस की क्रांति क्या चीज है, आजादी क्या है, समानता क्या है, फिलोसोफर क्या बात कह रही है, चर्चेस क्यों गलत हैं, लुई 16 क्यों गलत था। ये बातें वो जान सकते थे, उनको पता थी, और वो अपनी बातें अब एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते थे। So this was the end of lecture 7. Stay tuned for the next lecture. Thank you.